एक खानदान की दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमने चचा भतीजे को एक साथ मैदान के अंदर उतारा। 65 उम्मीदवार बगैर इलेक्शन के आप मैदान के अंदर उतार देते हैं। तो ये सब जो राजनीति का एक गंदा खेल खेला जा रहा है, पैसे की और ताकत की और सत्ता की बुनियाद के ऊपर, अगर मेरे से अगर किसी की नाराजगी है, मैं अपना सर झुकाकर उनके पेट में मुंडी डालने के लिए तैयार हूँ। उसमें क्या जरिए छोटा नहीं होगा। आपके जरिए अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, उसमें इख्तलाफ होंगे, लेकिन आज अगर हमको मजलिस से मोहब्बत है, असदुद्दीन अवैसी साहब से अगर मोहब्बत है, इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा उसमें, कोई दूसरी जगह दूसरा इंसान मेरी जगह लेगा उसमें। लेकिन हमको मजबूत मजलिस को अगर जिंदा रखने का है, मजलिस को अगर हमको आगे बढ़ाने का है, जब तक हम हाथ में हाथ मिलाकर अगर हम रास्ते के ऊपर नहीं निकलेंगे, तो हमारा मिशन और आपका मिशन भी यही है। आपकी जा रहा है कि नांदेड़ में जिस तरीके से लास्ट टाइम एमआईएम का रिजल्ट दिखने को मिला था, पहले कुछ सीटें आई थी, बाद में वहां पर पूरी तरह क्लोज हो गई थी एमआईएम। कुछ लोगों का ये मानना है कि औरंगाबाद में उस तरीके का रिजल्ट आएगा जिस तरीके की नाराजगी चल रही है। 16 तारीख तक रुक जाइए। इतनी बेचैनी किस बात की है? हमें पूरा यकीन है, और औरंगाबाद के ताल्लुक से तो आप ये बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वही शहर है जिसने पूरे हिंदुस्तान को समझाया, बताया, दिखाया कि इत्तेहाद क्या होता है। और उसी इत्तेहाद का नतीजा है इस शहर के अंदर कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि एक एमएलए चुनकर आ सकता है, कभी किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि कोई एमपी भी यहाँ से चुनकर आ सकता है। यही शहर ने दिया है। पिछले टाइम हमारे 26 कॉर्पोरेटर्स थे, इस बार 16 तारीख का आप इंतजार कर लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि मजलिस को कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, आवाम मायने रखती है, और आवाम किसके साथ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सड़क चलते आदमी से पूछ लीजिएगा कि वो किसके साथ है, किसको वोट करने वाला है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। उसमें इलेक्शन के अंदर तो हर राजनीतिक पार्टी ये दावा करती है कि साहब हम जीतने वाले हैं, हमको मिलने वाला है। ये आप लोग नतीजा निकाल लीजिएगा, आवाम से बात करके, आम सड़क के ऊपर चलने वाले इंसान से बात करके, उनको आपको जवाब मिल जाएगा आपको क्या होने वाला है। जिस तरीके से टिकट का वाटअप हुआ है, उसके बाद में एक ओवैसी पैनल तैयार हुआ है, हर जगह पर ये हो रहा है, सिर्फ आपको लेकर नाराजगी है। औरंगाबाद शहर की अगर मैं बात ना करूं, धुलिया शहर है, मुंबई है, हर जगह आपको लेकर सिर्फ नाराजगी है। औरंगाबाद में भी है, एक ओवैसी पैनल तैयार हुआ है, उस मामले में क्या आप नाराजगी है, और अगर उसके बावजूद भी मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यकीन मुझ पर है, तो वो यकीन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, हम जितने भी फैसले लिए हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मजलिस को मजबूत करना, और इस कोशिश के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग हमसे छूट गए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग छूटे हैं वो किसी भी लिहाज से कम थे, वो किसी भी लिहाज से बराबर नहीं थे, इसीलिए दूसरों को मौका दिया गया। यकीन मानिएगा कि हमारे जो पुराने साथी हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो भी उतने ही मजबूत है, वो भी उतने ही अच्छे हैं, किसी लिहाज से वो कम नहीं है। लेकिन आज जब अगर पार्टी ये फैसला कर रही है कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहिए, कुछ नए लोगों को जोड़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जितने सीनियर लोग हैं उन्होंने इस फैसले के ऊपर अगर लब्बैक कहा होता, यकीनन पार्टी बहुत मजबूत हुई होती। उनकी नाराजगी भी जायज है, और मैं भी उनकी नाराजगी को समझ सकता हूँ। इलेक्शन के अंदर जब एक टिकट के पीछे 50 लोग दावेदार हैं, और 50 में से 20, 25, 30 ऐसे हैं एक ही सफ में खड़े हुए हैं, आप किसको पसंद करें, किसको निकाले, ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है। आखिर में ये फैसला किसी एक के ऊपर आकर रुक जाता है, और जब एक के ऊपर आकर रुक जाता है तो बहुत सारे लोग उस फैसले को कबूल कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं तो फिर बगावत का सुर ये कर देते हैं। लेकिन वो पुराने लोग भी हमारे हैं, और मैं उनसे आज भी आपके जरिए अदबन गुजारिश करना चाहूंगा। उसमें इख्तलाफ होंगे, लेकिन आज अगर हमको मजलिस से मोहब्बत है, असदुद्दीन अवैसी साहब से अगर मोहब्बत है, इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा उसमें, कोई दूसरी जगह दूसरा इंसान मेरी जगह लेगा उसमें। लेकिन हमको मजबूत मजलिस को अगर जिंदा रखने का है, मजलिस को अगर हमको आगे बढ़ाने का है, जब तक हम हाथ में हाथ मिलाकर अगर हम रास्ते के ऊपर नहीं निकलेंगे, तो हमारा मिशन और आपका मिशन भी यही है, आपकी ख्वाहिश भी यही है। तो यहाँ पे शख्सियतें मायने नहीं रखती है। आप मजलिस के एक बड़े मिशन को समझिएगा, बड़ी उनकी जो मेहनत है ओवैसी साहब की, उस मेहनत को समझिएगा। सर कल एक है इम्तियाज जलील हटाओ मजलिस बचाओ। देखिए, अगर असद साहब ने मुझे अगर अभी हुक्म दिया मैं कहीं और जाकर पार्टी के लिए प्रचार करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें।
मैं महाराष्ट्र के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मैं ये करूंगा। अगर कोई ये चाहता है कि इम्तियाज जलील का औरंगाबाद के अंदर प्रचार नहीं करना चाहिए, और अगर असद साहब इस बात को मानते हैं, मैं जरा सा भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। असद साहब मुझे हुक्म करते हैं कि तुम जाकर है तो कहीं दूसरी जगह के ऊपर बैठ जाओ, मैं वहां पे जाके कोशिश करूंगा उसमें। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, यहाँ पर शख्सियतें मायने नहीं रखती है। यहाँ पर इस पार्टी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ही है। इसमें इम्तियाज जैसी जलील जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे साहब। आप मेरे पे गुस्सा निकाल कर आप मजलिस को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। वो आपकी लड़ाई, आपकी नाराजगी जितनी भी है आप लड़िए मेरे खिलाफ, आप जितनी शिकायतें हैं आप असद साहब के पास जाकर करिएगा, लेकिन ये 15 दिन अगर हमारे हाथ से निकल गए तो मेरे हिसाब से बाद में उसके बाद हमारे पास से पछतावे के और कुछ नहीं रहने वाला। कल एक आपके उम्मीदवार ने अपना फॉर्म वापस लिया है, उसको लेकर शहर में बड़ी चर्चा है कि टिकट के पहले लोग खिलाफ थे, जिनको टिकट दिया उन्होंने जो है वापस फॉर्म अपना वापस ले लिया, तो इमाम को किसी तरह की इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यकीनन बहुत बड़ा मुझे तो जाती तौर के ऊपर धक्का लगा है ये फैसला किस तरीके से और क्यों लिया गया है, क्योंकि हमने फैसल खान साहब को, एक सीनियर मेंबर है, उनको जब टिकट दिया था तो पिछले कई महीनों से उनकी ख्वाहिश थी कि मजलिस ने उनको उम्मीदवारी देनी चाहिए। हमारी कोशिश ये थी कि उनके खानदान के अंदर जो नाइत्तेफाकियां थी, कुछ नाराजगियां थी, तो वो भी खत्म हो जाए करके हमने पहली मर्तबा एक खानदान की दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमने चचा भतीजे को एक साथ मैदान के अंदर उतारा। भतीजा भी इसरार कर रहा था कि चचा को वोट देना चाहिए, और अचानक जब ये फैसला आता है कि विड्रॉल से 10 मिनट पहले हमको खबर मिलती है कि साहब वो विड्रॉ कर ले रहे हैं करके, अब मैं इसका क्या जवाब दूंगा उसको? अगर उनको वापस करना था तो फिर उन्होंने लिए क्यों? सवाल ये पैदा हो जाता है। इतने महीनों से इसरार किए क्यों, और वजह क्या थी? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, जवाब उन्हीं को देने का है। आवाम उनसे ही सवाल करने वाली है। अगर कोई दाग लगना है तो उनके ऊपर ही लगना है। हमने तो हमारी एक एक सीट के लिए 50-50 लोग दावेदार थे, हमने 39 लोगों को हमने दरकिनार करते हुए अगर किसी एक बंदे के ऊपर हमने फैसला लिया, और वो बंदा भी अगर हमारे पास से अगर दूर जा रहा है तो ठीक है, मतलब जवाब उनसे मांगिएगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग आपके टच में है क्या? वो लोग वापस इमाम की तरफ अपना रुख करेंगे? आपके जरिए कहना चाहता हूँ, इम्तियाज जलील मजलिस का एक बहुत छोटा सा सिपाही है। मुझे असद साहब ने एक जिम्मेदारी दी है, अगर मेरे से अगर किसी की नाराजगी है, मैं अपना सर झुकाकर उनके पेट में मुंडी डालने के लिए तैयार हूँ। उसमें इम्तियाज जलील छोटा नहीं होगा साहब, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो मजलिस को आगे लेके जाने का है। और मैं जैसा आपको ये बताया उसमें कि जितने भी नाराज लोग हैं, मैं उनको कतई ये नहीं मान रहा हूँ कि वो मजलिस के बाहर है करके। वो पहले भी मजलिसी थे और कट्टर मजलिसी थे, आज भी मजलिसी है, और यकीन मानिएगा वो कल भी है तो मजलिस के साथ ही खड़े रहेंगे। ठीक है, उनकी नाराजगी मेरे साथ हो सकती है, मेरी भी नाराजगी बहुत सारे लोगों के साथ थी, लेकिन मैंने सबको लेकर चला। मैंने जितने सारे लोगों को लेकर चला हूँ, नाराजगियां होने के बावजूद भी, कुछ बातें मेरे सामने आने के बावजूद भी, कुछ सच्चाइयां मुझे समझ में आने के बावजूद भी, मैंने सबको लेकर चला पार्टी को मजबूत करने के लिए। पार्टी तोड़ना बहुत आसान है साहब, पार्टी को बिखरना बहुत आसान बात है, लेकिन जोड़े रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। और पूरा हिंदुस्तान है तो इस शहर को देखता है कि यहाँ पर मजलिस कैसी एक मजबूती के साथ खड़ी रहती है। तो मैं आप लोगों के जरिए उनसे अपील करना चाहूंगा, अभी वक्त है कि हम आए, मिले, और आप अगर कहेंगे कि भरे चौक के अंदर इम्तियाज जलील तुम्हें आना है और हमारे पेट में मुंडी डालना है, तो इम्तियाज जलील यकीन मानिएगा मजलिस की खातिर छोटा नहीं होगा, मैं वो भी करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने वाले हैं, किस तरीके का माहौल रहेगा और कितने दिन वो लोग यहाँ पर रहेंगे? देखिए, 7 तारीख के दिन हमारा पहला जलसा रहेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का अमखास मैदान के ऊपर, और वहां पर एक बड़ा जलसा होने वाला है। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भी जलसे होने वाले हैं, हमारे बिहार के अख्तरुल ईमान साहब आने वाले हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी वक्त यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो माहौल देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। कल आपके जालना के बयान के ऊपर आज संजय सिरसाट ने कहा है कि एमआईएम सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार्केट में बैठी है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया था उसके अंदर ओवैसी फैमिली को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दिया गया। इस बयान को कैसा देखते हैं आप? संजय सिरसाट गुवाहाटी में क्या पूजा करने के लिए गए थे?
वहां की मंदिर, मशहूर मंदिर है वहां पे, तो भगवान के चरणों के अंदर गए थे कि ये बोलने के लिए कि साहब मैं प्रामाणिक तरीके से जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया है उस पार्टी के साथ रहूंगा करके। खोखो में बिकने वाले ये लोग ये मुझे सिखाएंगे, ये मुझसे कहेंगे कि इम्तियाज जलील पैसों के लिए या मजलिस पैसों के लिए खड़े रहती है करके उसमें। आज अगर हमारे पास मजलिस के पास पैसे रहते तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हम इनके पास पैसा फेंकते तो ये मजलिस के नारे लगाते हुए हमारे घर के सामने भी खड़े रहते हैं। तो संजय सिरसाट ये वजह से लोगों से, तो आप मुझे तुलना मत करिएगा उसमें। पैसों में बिकने वाले लोग किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले समझ ले कि तुम्हारा घर भी शीशे का है। ओके। सर 65 से ज्यादा महाराष्ट्र में देखा गया कि 65 से ज्यादा उम्मीदवार बिन विरोध चुन के आ चुके हैं। गुंडागर्दी कहते हैं इसे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की गुंडागर्दी, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर लोकशाही को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, कि उम्मीदवारों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को कैसा है तो ताकीद की जा रही है कि इनका साथ देना चाहिए, हमारे उम्मीदवारों का साथ देना चाहिए। क्या लोकशाही जिंदा रहेगी? क्या आप ये बताइएगा कि इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर आप इलेक्शन ले क्यों रहे हैं? 65 की क्या बात कर रहे हैं आप इलेक्शन ही मत कीजिएगा। आपके पास तो सत्ता है, प्रशासन है, पुलिस है, पैसा है, गुंडागर्दी है, सब चीज आपके हाथ में है। तो आप सिर्फ 65 से क्यों खुश हो गए थे? आप इलेक्शन ही नहीं लड़ाना था। सारे उम्मीदवार दूसरे पक्षों के उनको उठा के लेके जाना था, कहीं कमरे में बंद कर देना था, पुलिस को कॉर्डन ऑफ करवा देना था एरिया, और डिक्लेयर कर देना था कि हम जीत गए हैं करके। देखिए यही खेल चल रहा है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज आप औरंगाबाद शहर के अंदर देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता नहीं है? क्या संजय सिरसाट साहब का बेटा और बेटी ही है तो सत्ता में आएंगे? बाकी के कार्यकर्ता गोपियां खेलते बैठेंगे उसमें। मेरा भी बेटा है, मेरे भी परिवार के लोगों ने मुझसे टिकट मांगा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे घर में तो कोई नहीं इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने सुझाव किए थे कि इनको खड़े कर दो, मैंने किसी को नहीं किया, क्योंकि ये परिवारवाद का मामला नहीं है। जो मेहनत करता है उसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन एक एमएलए का बेटा खड़ा हुआ है, एक एमएलए की बेटी खड़ी है, एक बेटा खड़ा हुआ है, एक दामाद खड़ा हुआ है, एक बहन खड़ी हुई है, एक अम्मा खड़ी है, तो बाकी के कार्यकर्ता गोटियां खेलो जाके उसमें और फिर नारे लगाओ उनके घर के सामने बस जाके। तो यही काम रह गया है ना तुम्हारा। इलेक्शन कमिश्नर उस पर सपोर्ट चौकसी करेगा, है कि चौकसी करने वाले हैं? लोकशाही के अंदर ये मुमकिन हो सकता है क्या कि 65 उम्मीदवार बगैर इलेक्शन के आप मैदान के अंदर उतार देते हैं? तो ये सब जो राजनीति का एक गंदा खेल खेला जा रहा है, पैसे की और ताकत की और सत्ता की बुनियाद के ऊपर, आप बाकी के सभी उम्मीदवारों को या तो पैसे से खरीद रहे हैं, या डरा रहे हैं, या धमका रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि हमने 65 उम्मीदवार बिन विरोध जिता दिए हैं करके। बिन विरोध नहीं जिताए हैं, आप साफ बोलिए हमने गुंडागर्दी करके है तो इन लोगों को जिताए हैं। क्या भूमिका रहेगी आपकी, क्या इस बारे में हम क्या कहेंगे साहब? अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने कान पे हाथ रख लिया है, अपने आंख को बंद कर लिया है और अपने मुंह पे पट्टी बांध ली है, तो इम्तियाज जलील और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको इस तमाशे को सिर्फ देखना